अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह बखैर नाजरीन। आप प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफा गौहर। सुबह 8:35 से ज़्यादा का वक्त हो गया, यानी 8:37 का वक्त हुआ चाहता है। और आज जब हम आपके सामने आए तो रियासत जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से लेकर मुल्की और सलामती सूरत हाल पर आज गुफ्तगू ज़रूर होगी। आलमी सतह पर एक दो बड़ी अहम तब्दीलियाँ हो रही हैं, उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। मंशियात मुखालिफ प्रोग्राम में आज एक और नौजवान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। नौजवान इस वक्त क्या कुछ सोच रहा है, उसके आगे पीछे क्या कुछ चल रहा है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। इस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और आखिरी पड़ाव पर आएंगे तो कुछ फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करेंगे। आप अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, मसाइल को हुकूमती इदारों के सामने रखेंगे, हमारी मुहिम और प्रोग्रामों के बारे में भी अपनी आरा ज़रूर हम तक पहुँचाएंगे। और ये आरा जब हम तक पहुँचाएंगे तो याद रखिएगा, आप हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर ज्वाइन करेंगे, जहां पर हर पल खबर से आप बाखबर रहते हैं, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज़ खबर तह तक का वादा आपके सामने कर रहा है। तो फिलहाल प्रोग्राम का टाइप फॉर्मेट के हिसाब से करते हैं आगाज, और सबसे पहले आपके सामने रखते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे। और तवारीख की किताब को खंगाला है मेरे साथी आसिफ रशीद ने। क्या कुछ इन्होंने आज इस किताब के पन्नों पर पढ़ चुके हैं, वो आपके सामने रखेंगे। कुछ अहम तरीन वाक़ात हिस्ट्री ऑफ द डे में। पहला पड़ाव सलाम जेके का। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम सलाम जेके का आगाज हो चुका है। फॉर्मेट के मुताबिक हमें आगे बढ़ना है और 8:38 स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं, इस वक्त हो रहे हैं 10 बजे तक हम और आप साथ साथ रहेंगे। स्पेशल सेगमेंट है, मुख्तलिफ मौज़ूआत इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। आपकी कॉल्स भी प्रोग्राम के आखिर में 7 से 8 मिनट आज भी कोशिश रहेगी कि ली जाए, आपकी बात सुनी जाए। लेकिन शुरुआत जब हुई है तो पहले पड़ाव की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं। और सबसे पहले बात आज के दिन की हिस्ट्री ऑफ द डे के इस खास शुमारे के 1600 में आज ही के दिन यानी अगस्त की 19वीं तारीख को मुगल शहंशाह अकबर ने अहमदनगर को फतह किया। और ये वो हिस्सा था जहां से कभी कभार महाराष्ट्र के एक इलाके से हुकूमत चला करती थी, और बाद में यहाँ से सारा निज़ाम आगरा, और आगरा से दिल्ली बाद में जाकर बाकी मुगल बादशाहों ने वक्त गुजरने के साथ साथ काम शिफ्ट किया। 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1 रुपये का सिक्का आज के दिन तैयार किया। आज ही के दिन 1919 में अफगानिस्तान बरतानिया से आज़ाद हुआ, और अफगानिस्तान के अंदर आज यौम आज़ादी का जश्न सुबह सुबह देखा जा रहा है। 2013 में बिहार के घुमरा घाट में हुए ट्रेन हादसे में 37 अफराद की जान आज के दिन हुई, 37 लोगों की अमवात हुई। 1944 में पेरिस जर्मनी से आज़ाद हुआ, जो मौजूदा वक्त में दारुल खिलाफा है फ्रांस का। साल 2005 में पाकिस्तान की हुकूमत ने तशद्दुद पसंद अनासिर के खिलाफ मुल्क की मुहिम शुरू की, और हजारों अफराद को गिरफ्तार करके जेलों में बंद किया गया, जिनमें बाद में कई लोग लापता भी हुए, जिसके खिलाफ आज भी बलूचियों की जानिब से एक तहरीक चलाई जा रही है। 1985 में आज ही का दिन था जब इटली में आज ही के दिन एक डैम टूटा और 268 अफराद की जान आज इस अफसोसनाक वाक़े में चली गई, और इस वाक़े को 39 बरस मुकम्मल हो गए हैं। 1870 में फ्रांस ने पर्शिया के खिलाफ जंग का ऐलान किया। 1269 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी, जो कि सल्तनत दिल्ली पर तख्त नशीन हुआ, जिम्मेदारी आज के दिन संभाली, इक़्तिदार में आया 1269 में। 1666 दिन आज का जब शिवाजी आगरा से फलों की टोकरी में छुपकर औरंगजेब के कैद से फरार हुए। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक तारीख आज की आती है साल 1666 था। तारीख में आज ही भी पता चलता है कि 1977 में पहली मर्तबा सोवियत यूनियन या यूएसएसआर ने आज ही के दिन सीरी सागान में न्यूक्लियाई तजर्बा किया और कामयाब भी हुआ। और 1918 में आज के दिन 106 बरस कबल भारत के सदर जमहूरिया शंकर दयाल शर्मा की पैदाइश हुई, और 1992 से 97 के दरमियान 5 वर्षों तक हिंदुस्तान की ये सदर रहे। इनका इंतकाल बाद में हुआ, और आज पैदाइश आज के दिन हुई थी 1918 में। ये तारीख 19 अगस्त की आती है। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ये चंद बड़ी बातें, अहम तरीन वाक़यात आपके सामने फॉर्मेट के मुताबिक रखे हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे और शुरुआत खबरों की होगी। सबसे पहले बात आज जम्मू कश्मीर पुलिस हुकाम की, जिसको कई तरह की मुश्किलात, चैलेंजेस या मसाइल का सामना है। इब्तिदा इसी खबर के साथ।
चलिए जनाब, खबर का आगाज करते हैं उस अहम मीटिंग से जो गुज़श्ता दिनों नई दिल्ली के अंदर मुनक्किद हुई है। और इस अहम मीटिंग के बाद जो खबरें ज़राअत से सामने आ रही है वो यही आ रही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस समेत मुल्क के मुख्तलिफ यूनियन टेरिटरीज़ की पुलिस को कुछ मामलात और मुश्किलात दरपेश है। नए कानूनों का इतलाक पूरे मुल्क के अंदर हुआ है, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी एक बुनियादी मामला बनता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात करें तो इंटरनेट कनेक्टिविटी एक बड़ा मसला है और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने तमाम तर मामलात वजारत दाखिला के सामने रख दिए हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह की तरफ से मीटिंग के अंदर यह साफ कर दिया गया कि नए कानूनों के इतलाक में मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी एक बुनियादी मामला बन रहा है, जिसके बाद यूनियन मरकजी वजारत यानी यूनियन होम मिनिस्ट्री ने मरकजी वजारत दाखिला ने NIC को बाज़ाब्ता तौर पर यह हुक्म दिया है कि एक टेक्निकल टीम को जम्मू कश्मीर रवाना किया जाए ताकि यह मामला और मसला हल किया जाए। याद रखिएगा, गुज़श्ता दिनों नई दिल्ली के अंदर मरकजी यूनियन होम सेक्रेटरी की सरबराही में एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ था, जिसमें भारतीय न्याय संहिता और दूसरे कानूनों के इतलाक के हवाले से गुफ्तगू हुई थी, जिसमें मुख्तलिफ यूनियन टेरिटरीज के डायरेक्टर जनरल पुलिस और दीगर अफसरान मौजूद थे और जम्मू कश्मीर के टॉप ऑफिशियलों ने भी इसमें अपनी शिरकत को यकीनी बनाया था। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर को यह हुक्म दिया गया है कि ये अपलोडिंग और डाउनलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो डिजिटल एविडेंसेस हैं उनको लेकर जो जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्किलें हैं इनको किसी न किसी तरीके से देखे कि हल किया जाए। अब मामला है क्या, ये जरा समझिएगा। पुलिस के मुताबिक और पुलिस राय के मुताबिक शहर के अंदर ये डिजिटल एविडेंसेस को खोलना, इसे एक ई लॉकर के अंदर रखना सब कुछ मुमकिन हो रहा है, लेकिन जो ही आप शहर से बाहर देहात की ओर जा रहे हैं या उससे भी बाहर चले जाते हैं तो जो कनेक्टिविटी एयरटेल और BSNL की है वो लैंडलाइन कनेक्टिविटी है, मोबाइल कनेक्टिविटी में उतना ज़्यादा दम नहीं है और जो दम खम है वो जियो इंटरनेट का है। इसलिए जियो अभी तक होम मिनिस्ट्री की उस लिस्ट में नहीं है और यही वजह कि जब पुलिस एहलकार जियो मोबाइल से वो तमाम एविडेंसेस अपलोड करना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो वहां पर एक्सेप्ट नहीं होता है और ये बुनियादी मामला बन रहा है। और यही वजह है कि पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि जिस तरीके से आपने दीगर इदारों के लिए रास्ता खोला है, जियो के लिए भी रास्ता खोला जाए ताकि उसको भी उस सिस्टम के अंदर रखा जाए जहां पर पुलिस जियो फाइबर या दीगर चीज़ों का इस्तेमाल करके ये लाया जाए। कुल मिलाकर जियो के लिए रास्ता खोलने ये जो मुश्किलें हैं पुलिस की वो हल हो सकती है अगर जियो को उस लिस्ट में शामिल किया जाए जो लिस्ट इस वक्त होम मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूव की गई है। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि डिजिटल एविडेंसेस और दीगर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, बैंडविड्थ उतनी नहीं है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के अंदर, वो भी एक बड़ी परेशानी है। मरकजी वजारत दाखिला ने टीम को श्रीनगर भेजने का हुक्म दे दिया है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर वो आएंगे बल्कि तमाम यूनियन टेरिटरीज के लिए यह कह दिया गया कि यकसा होकर एक ही आवाज़ में तमाम मामला को सामने रखा जाए ताकि सबके मसलों को हल किया जाए। तो फिलहाल इंटरनेट कनेक्टिविटी एक बुनियादी मामला दूर दराज इलाकों के अंदर और तजवीज़ जियो को शामिल करने की तरफ की है जो पुलिस की तरफ से वजारत दाखिला के सामने रखी गई है, लेकिन दाखिला वजारत ने उस पर NIC की एक टेक्निकल टीम बना दी है जो जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी, जिसके बाद सूरत हाल आगे बढ़ेगी। ये थी उन दो कानूनों के हवाले से अहम तरीन खबर जो हम आपके सामने रख रहे हैं जो मुल्क के अंदर इतलाक हो गया है। ये पुलिस हुकाम की बात थी। एक और अहम तरीन खबर की तरफ बढ़ेंगे और अगर ये जो खबर आपको बताने जा रहे हैं इस पर फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर अमलावरी हो जाती है जो तजावीज सरकार के सामने है तो बड़े पैमाने पर तब्दीली मुतवक्के है। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर जो सिर्फ बातें अब तक होती थी कि सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाने वाले असातिज़ा के बच्चे भी कम से कम सरकारी स्कूलों में ज्यादा नहीं तो एक बच्चा लाजमी तौर होना चाहिए, इस अंदराज को यकीनी बनाने का काम जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन शुरू कर दिया गया है। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर के अंदर ये काम मुकम्मल हो पाएगा या नहीं, आज इस ताल्लुक से इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और सरकारी मुलाजमीन के बच्चों का सरकारी स्कूलों के अंदर दाखिले का जो मामला है इस पर इंतजामिया के सामने कई तजावीज हैं और इतलात ये हैं कि महकमा स्कूल एजुकेशन से भी राय इस सिलसिले में मांगी गई है। ताहम आज जो जानकारी है कि किसी अभी तक जो आज जब हम आपको अपडेट कर रहे हैं तो किसी इत्तफाक़ राय पर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन नहीं पहुंच सका है, लेकिन मुलाजमीन के बच्चों के लाजमी अंदराज पर तबादला ख्याल
डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन या जिम्मेदारान आज के वक्त में कर रहे हैं। सरकार के सामने पहले भी प्रपोजल्स थे, खबर है कि आज भी है ये प्रपोजल जिस पर विद इन एडमिनिस्ट्रेशन चीजें डिस्कस हो रही हैं। ये सारे मामला उस वक्त हो रहे हैं जब जम्मू कश्मीर इंतजामिया के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि एनरोलमेंट ड्राइव चलाने के बावजूद भी स्कूलों के अंदर बच्चों का अंदराज 100% नहीं हो सका, ना ये मुहिम कामयाब हो सकी है। ये सब कोशिशों के बावजूद भी सरकारी स्कूलों के छोड़ने का सिलसिला या बच्चों के कम होने का सिलसिला, खुद सरकारी रिपोर्ट्स इस बात की तस्दीक करती हैं कि हुआ है। इतना ही नहीं, 4,500 के आसपास जब जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर स्कूल या बंद करने पड़े या मर्ज करने पड़े, उसके बाद सरकार को इस बात का एहसास हुआ कि शायद इस फैसले से भी सूरत हाल को तब्दील किया जा सकता है और फैसला यह हो सकता है कि जितने सरकारी मुलाजमीन हैं कम से कम एक बच्चा सरकारी स्कूलों के अंदर एनरोल आज के वक्त में हो। एक बच्चे वाली बात है, दरअसल मामला है कि सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े। इससे दो चीजें रखी जा रही है सामने। एक ये कि निज़ाम तालीम में शफाफियत आएगी, जवाबदेही का उनसर पैदा होगा, क्योंकि अभी भी जब हम सरकारी स्कूलों के अंदर देखते हैं तो आला तालीम याफ्ता उस्ताद आपको नजर आएंगे। वही उस्ताद जब प्राइवेट एजुकेशन पढ़ाते हैं तो बहुत बड़ा नाम भी कमाते हैं, लेकिन जब सरकारी सतह पर आते हैं तो मामला बदल जाता है। यही वजह एक प्रपोजल मूव किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से, जिसमें यह साफ किया गया है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन पर यह लाजमी करार दिया जाए कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में तालीम पढ़ाएं। और जब ये ऑर्डर आगे बढ़ी, जब ये फाइल आगे चला तो सिविल सेक्रेटरीट से इस फाइल को डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन भेजा गया और सिविल सेक्रेटरीट से जब एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेजा गया तो अब खबर यह है कि ये सीईओज और ZEOs तक ये मामला चला गया है। सीधे इमरान नायकू के पास चलेंगे इस बड़ी खबर पर। निज़ाम तालीम हमारा मुस्तकबिल, और इस मुस्तकबिल को अगर सही करना है तो माना जा रहा है कि एक बुनियादी वजह ये, एक बुनियादी पहल ये है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन के बच्चे सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़े ताकि निज़ाम को बेटर किया जाए। तहरीरी तौर पर इस मूव को आगे बढ़ाया गया। इमरान जरा मजीद तफसीलात बताएं कि ये जो प्रपोजल मूव किया गया है, खबर यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से इस प्रपोजल को सिविल सेक्रेटरीट भेजा गया और अब ये जाकर आगे बढ़ रहा है। क्या कुछ डिटेल्स अभी तक है और पब्लिक रेस्पॉन्स किस तरीके का है इस पूरे मामले पर, क्योंकि वो एक मेजर स्टेक होल्डर्स है अवाम। जी बिल्कुल, चूंकि जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों का जो मामला है ये इंतहाई संगीन है। जैसा कि हम भी लगातार इस जेके सलाम प्रोग्राम में इस पे मुसलसल पिछले 2-3 महीनों से खबर कर रहे हैं, इस पे डिस्कशन कर रहे हैं। और इस हवाले से एक और अहम डेवलपमेंट हुई जिसका आपने भी कहा कि एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन ने जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर के ग्रीवेंस सेल पे एक तजवीज़ दी है, जिसमें उन्होंने सरकार से ये कहा है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनके बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला कराया जाए, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में करें, ताकि जो सरकारी स्कूलों का जो तालीमी मयार है, जो क्वालिटी एजुकेशन है, वो इम्प्रूव हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ 2023 में 61,000 से ज़ायद सरकारी स्कूलों में बच्चों के एनरोलमेंट में कमी आई है। इसके अलावा साल 2021, 22, 23 और हमारा साल 2024 तक 27.18 लाख से कम होकर 26.15 लाख तक एनरोलमेंट चला गया है। यानी इतना सरकारी स्कूल में बच्चों का एनरोलमेंट डाउन हुआ है। साथ साथ 5,554 स्कूल जो है वो गवर्नमेंट के बंद कर दिए गए हैं, जिसमें 165 स्कूल प्राइमरी है, मिडिल स्कूल्स हैं, जबकि बाकी जो दीगर स्कूल्स है वो प्राइमरी स्कूल्स है। सो इस पूरे मामले पर चूंकि बात हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, लेकिन अब एक तजवीज़ गवर्नमेंट के सामने रखी गई है कि आप सरकारी जो मुलाजमीन है वो अपने बच्चों का दाखिला जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में कराएं, ताकि यहाँ का न सिर्फ तालीमी मयार अच्छा हो, बल्कि एक जो सरकारी स्कूल को ये देखा जा रहा है कि ये इनको कमतर समझा जा रहा है, यहाँ पे वो नैरेटिव भी खत्म हो। और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ग्रीवेंस सेल ने हिदायत जम्मू कश्मीर के दोनों डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर को भेज दी है और उन्हें कहा गया कि वो इस मामले पर अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश करे, सबमिट करे और इस तजवीज़ पर गौर करे और हमें इस पे बाज़ाब्ता तौर पर रिपोर्ट पेश करे। और इस हवाले से डायरेक्टर जम्मू ने भी इस कम्युनिकेशन को पास किया है और उन्होंने तमाम CEOs को हिदायत दी है कि वो इस पे अपना फीडबैक दे
चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स ने तमाम जाडियोज और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस को हिदायत दी है कि वो भी इस मामले पे अपनी फीडबैक दे, वो भी इस मामले पे ये जो तजवीज़ दी गई है इस पे अपनी राय पेश करे। और इधर इधर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को भी ये कम्युनिकेशन पे पास की गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर के ग्रीवेंस सेल से, और उन्होंने भी इस पे काम जो है शुरू कर दिया है। तो कुल मिला के अगर इस हो जाता है, communication अगर को इस देखें- तजवीज़ पर मोहर लग जाती है तो क्या ये जो इस वक्त जो जिस गैप को, जिस खला को पुर करने की कोशिश हो रही है वो हो जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, क्या जरूरत इस बात की भी नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी इस वक्त इकदामात उठाए जाएं, जहां ढांचे की कमी का खुद सरकार ने एतराफ किया तालीमी निजाम में और 4,500-5 हजार के आसपास स्कूल बंद करने पड़े? या सिर्फ इससे होगा कि आप मुलाजमीन के बच्चों का अंदराज सरकारी स्कूलों में बनाएं, सब ठीक हो जाएगा? जी यकीनन इस पर कई सारी चीजें हैं। पहले ये जो आज प्रपोजल पेश किया गया है, ये शायद आपको याद होगा पहली मर्तबा नहीं, 2015 में मुझे याद है कि एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने इस पे एक डिटेल्ड गवर्नमेंट को कम्युनिकेशन भेजा था कि जी। सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये गरीब खानदानों से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं, और जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके बच्चे कहीं और पढ़ते प्राइवेट स्कूल्स में। तो उन्हें गवर्नमेंट को तजवीज़ दी थी कि वो जो है सरकारी स्कूलों में सरकारी बच्चों जो एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चों को दाखिला कराए। तो इससे 2-3 चीजें, एक ये जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के पास फंड्स है। आज भी आपने देखा होगा ठीक ठाक बजट एलोकेशन सरकारी स्कूलों के लिए रखा गया, एजुकेशन के लिए एक अच्छा बजट दिया है गवर्नमेंट ने, लेकिन ग्राउंड जीरो पर इसको सही तरीके से अमलाया नहीं जा रहा है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि कितने स्कूल यूडाइज डेटा से हज़फ कर दिए गए, उन्हें डिलीट कर दिया गया, 545 स्कूल बंद कर दिए गए, और इंफ्रास्ट्रक्चर होने के पैसा होने के बावजूद भी। सो मतलब यह है कि अकाउंटेबिलिटी कहीं नहीं है, ट्रांसपेरेंसी कहीं नहीं है। सो एवरीबॉडी जो भी है उनको चलिए, बहुत शुक्रिया जी इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के। फिलहाल बड़ी बात यह है कि अगर सरकारी महकमों के तमाम मुलाजमीन पर यह लाजमी करार दिया जाता है कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं, तो इससे सिस्टम के अंदर एक नई रूह आ सकती है। अब ये मान लीजिए आप, क्योंकि सिविल सोसाइटी के जितने भी अराकीन हैं उनका ये मानना है कि ये मूव पॉजिटिव मूव हो सकता है और इससे बड़े पैमाने पर तब्दीली आएगी, क्योंकि जब सरकारी बाबू और सभी लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे, और ये जो हमारा एक टैग लगा कि यहाँ पर सिर्फ गरीब बच्चे जाते हैं, यहाँ पर सिस्टम नहीं है, सिस्टम भी दुरुस्त होगा और निज़ाम तालीम भी बुलंद हो सकता है। इस तरीके की बातें जो है सिविल सोसाइटी की तरफ से की जा रही है। फिलहाल प्रपोजल मूव किया गया है, देखना होगा कि इस प्रपोजल का आगे होता है क्या। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा फटाफट से एक और अहम और बड़ी खबर की करते हैं, और बात उस बड़ी यात्रा की करते हैं जिसका आज इख्तिताम हो रहा है। और आज बाज़ाब्ता तौर पर, रिवायती तौर पर छड़ी मुबारक जो है अमरनाथ यात्रा 2024 के हवाले से अहम और बड़ी खबर कि अमरनाथ यात्रा का आज आखिरी दिन है, और इस ज़िमन में छड़ी मुबारक जो है वो अमरनाथ गुफा आज सुबह सुबह पहुंचाई गई है, जहां पर रिवायती तौर पर पूजा पाठ किया जाएगा। और यहां पर महान दीपेंद्र गिरी जो इंतहाई अहम रुकन है इस अमरनाथ यात्रा के, उन्होंने तमाम तर इंतजामात को लेकर जहां ज़िला इंतज़ामिया को शुक्रिया अदा किया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का शुक्रिया अदा किया है, वहीं पर उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने 52 दिनों तक इस यात्रा को कामयाबी के साथ हमकिनार बनाया है। अब की बात श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के आदाद शुमार के मुताबिक रिकॉर्ड तोड़ लोगों में लोग जो है, यात्री जो है वो यहाँ पर आए हैं, और बड़ा रोल जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सोसाइटी और बीआरओ की तरफ से किया गया, जिन्होंने माकूल और मुनासिब इंतजामात किए। इस बार अच्छी खबर यह कि यात्रा के दौरान किसी भी नागहानी आफत से दो चार नहीं होना पड़ा, कोई मेजर अनटूवर्ड नहीं हुआ, और पीसफुली सारी यात्रा जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से दोनों गुफाओं के जरिए से मंतकी अंजाम तक पहुंचाई गई है। अगरचे पहलगाम वाले रास्ते को कुछ दिन पहले ही बंद कर दिया गया था यात्रियों के लिए, बालतल कल तक खुला हुआ था, और ऑफिशियली आज यात्रा का इख्तिताम हो गया, क्योंकि आज का दिन जहां राखी का है, रक्षाबंधन का है, और रक्षाबंधन के मौके पर ही महान दीपेंद्र गिरी की खुसूसी पूजा पाठ के साथ आज यात्रा जो है वो इख्तिताम पजीर हो रही है।
कश्मीर ब्यूरो भी हमारे साथ हैं क्योंकि दोनों रास्तों से जब यात्रा गई तो फिदा हुसैन और सलीम वानी मुसलसल कवरेज अब तक पहुंचाते रहे। 52 दिनों पर मुहित यात्रा आज खत्म हो गई है। मोहम्मद सलीम वानी, कैसे कंक्लूड किया जाए चीजों को उस वक्त जब खुद हमने फीडबैक यात्रियों से लिया, मुंतजमीन से लिया, तो बहुत तक चीजें बदली थी इस बार। उसी का नतीजा तकरीबन 5 लाख के आसपास अकीदतमंदों ने इस बार दर्शन किए। बिल्कुल आसिफ, ये एक मुबारक की बात है कि 52 दिन की जो 2024 यात्रा थी जो आज शाम तक कंक्लूड हो जाएगी। 2 दिन पहले जो छठी मुबारक पहलगाम शीशनाग होते हुए अमरनाथ केव के पास पहुंचा था, तो आज वहां पे पूरे दिन को पूजा चलेगी और उसके बाद आज शाम को ये यात्रा 52 दिन की इक़्तिदाम पजीर हो जाएगी। और इस बार जो रिकॉर्ड तोड़ 4.5 लाख से ज्यादा जो यात्री जिन्होंने पवित्र गुफा में अपना पूजा पाठ किया, और जो यात्रा की सबसे बड़ी खुशकिस्मती कि इस बार जो मौसम ने भी साथ दिया, अरेंजमेंट्स भी अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, और उसके बाद आपका ट्रैक अच्छा था, उसके बाद आपके जो इंतजामात थे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या बाकी सारे जो एजेंसीज है या सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स थे, सब चीज इस बार अच्छे थे। और यही कारण है कि आपकी 52 दिन की जो यात्रा है पूरी तरह से आज इक़्तिदाम पजीर हो रही है। ये सबों के लिए मुबारक। फिर सलीम वानी, ये भी जरा बताइएगा कि हम देखते हैं कि जब हम गुलमा पहलगाम वाले रास्ते को अलग से देखते हैं और आप वाला जो ट्रैक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बालतल जिक से होते हुए ये ऊपर गुफा तक चला जाता है, तो कई मकामात पर टेंट्स लगाए गए थे, अरेंजमेंट्स किए गए थे, मुख्तलिफ लंगर्स लगाए गए थे, फैसिलिटियाँ दी गई थी हॉस्पिटल्स की। क्या वो सारा ऑलमोस्ट क्लोज हो गया है? क्योंकि यात्री बहुत कम आ रहे थे, क्या वो टेंट्स और सारी चीज़ें क्लोज होगी जब आज आखिरी दिन है, या आज शाम या कल से वो सारा चीज़ें वहाँ से हटना शुरू हो जाएंगी? क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है? देखो गौर, अगर बात करेंगे जो एक प्रोटोकॉल होता है या अमरनाथ यात्रा का, आपने देखा 4-5 दिन पहले ही पहलगाम से जो यात्रा को ऑफ किया था, लेकिन बालताल ट्रैक को जो आज तक शाम तक रहेगा, जब तक यात्रा का जो डेट होता है, जैसे 19 अगस्त यात्रा का कंक्लूड डेट था, तो उस तक कोई भी वहां से हिलता नहीं है। आपने देखा है कल ही जब डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर जिन्होंने हाल ही में चार्ज संभाला, कल ही वो बालतल पहुंचे, अपने हॉस्पिटल्स का जो अपने उनके पास वहां पे सारी जिम्मेदारियां थी, पूरे 52 दिन में जो उन्होंने की सबसे मेन फैसिलिटी जो ये हेल्थ डिपार्टमेंट की होती है उन्होंने जायजा लिया। इसी तरह जो सारे सिक्योरिटी अमला हो या बाकी सारे अमला हो, वो अभी तक भी वहां पे ही बैठे, और कल से वो अपना जो उनका वहां पे लगा होता है टेंट्स या बाकी चीजें, कल से। चलिए, बहुत शुक्रिया सलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिदा हुसैन के पास चलते हैं, पहलगाम, जहां से यात्रा का आज आखिरी दिन है और इसी रास्ते से महंत दीपेंद्र गिरी ने इस यात्रा को कंक्लूड करवाया है। फिदा हुसैन, फटाफट से अपडेट करें, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? कब तक ये पूजा मुकम्मल होगी और महंत दीपेंद्र गिरी कितने बजे तक वापस आ सकते हैं गुफा से? देखिए इशफाक, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर महंत दीपेंद्र गिरी की बात करेंगे, जिन्होंने जो श्रीनगर से शुरुआत की थी छड़ी लेके, और वो छड़ी जो है थोड़ी देर के बाद अमरनाथ गुफा पहुंचेगी, और उस तरह से इस साल की यात्रा जो है वो इख्तिताम पजीर होगी। और इस साल की यात्रा जो है उसमें एक रिकॉर्ड भी रहा है, और रिकॉर्ड किस तरह से रहा, 5 लाख से जायद श्रद्धालुओं ने जो दर्शन किए, बाबा के दर्शन किए हैं। उस तरह से अगर हम सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करेंगे और अमवातों की अगर बात करेंगे, क्योंकि अक्सर ये सुर्खियों में रहता था कि श्री अमरनाथ जी यात्रा में यात्रा करने वालों की अमवात जो है वो ज्यादा है, लेकिन इस बार जो है वो आंकड़ा बिल्कुल कम नजर आ रहा है। और साथ ही साथ जिस तरह से जो सहूलियातें रखी गई थी, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस की, क्योंकि बार बार जितने भी यात्री आते थे उनका यही मानना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस के कड़े इंतजाम हमें जम्मू के भगवती नगर से लेकर पवित्र गुफा तक देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से इस साल की जो सालाना यात्रा है वो थोड़ी देर के बाद इख्तिताम पजीर होगी, और आज ही उम्मीद कर रहे हैं कि जो महंत दीपेंद्र गिरी है वो पहलगाम पहुंचेंगे और पहलगाम से वापस श्रीनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। और इस तरह से अगर देखा जाए तो जो यात्रा थी वो समाप्त हुई है, और यात्रियों में काफी ज्यादा इस बार जोश जो है वो देखने को मिल रहा था। इशफाक की जब वो पहलगाम के नून बेस कैंप पहुंचते थे तो वो कहते थे कि ऐसा लगता है कि जो मेहमान नवाजी है वो हमें सबसे ज्यादा यहाँ कश्मीर में देखने को मिली। चलिए, बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन। आज शाम तक महंत दीपेंद्र गिरी वापस पहुंचेंगे और इसके साथ ही ऑफिशियली अमरनाथ यात्रा
जो पिछले 52 दिन से जारी थे वो इख्तिताम पजीर होगी और सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो अमरनाथ यात्रा के लिए लगाई गई थी वो कश्मीर के अंदर ही रहेगी, जम्मू के अंदर ही रहेगी और उससे कल से एक और काम सौंपा जाएगा क्योंकि कल से बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन मोड में पूरी स्टेट चली जाएगी। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, फटाफट से आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं और इंतखाबी दंगल के हवाले से बैक टू बैक कुछ बड़ी और अहम खबरें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। कल का दिन इलेक्शन प्रोसेस के हवाले से इंतहाई अहम दिन है क्योंकि कल एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से फाइनल इलेक्टोरल रोल्स यानी हतमी वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। इतलात और खबरों के मुताबिक कल बाज़ाब्ता तौर पर हतमी इलेक्टोरल रोल जो है वो जारी किए जाएंगे और कुल मिलाकर 9 मिलियन के आसपास वोटर जो हैं वो मिल सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जिन्हें वोट डालने का हक होगा। जहां कल हतमी वोटर लिस्ट जारी की जाएगी वहीं पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कल पहली जम्मू कश्मीर असेंबली के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी की जाएगी। याद रखिएगा कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है जहां हतमी वोटर लिस्ट जारी की जाएंगी और वहीं पर कल ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अपनी पहली वोटर लिस्ट वो अपनी पहली नोटिफिकेशन भी जारी करेंगे और पहली नोटिफिकेशन जो 3 मरहलों के तहत जम्मू कश्मीर असेंबली के इंतखाबात करने हैं उसमें पहली नोटिफिकेशन कल जारी की जाएगी अगस्त 20 तारीख को और कुल मिलाकर 24 कॉन्स्टिट्यूएंसियां ऐसी होंगी जिनको लेकर कल नोटिफिकेशन जारी की जाएंगी। हल्के इंतखाब, इन 24 हल्के इंतखाब के अंदर कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख जो होगी वो 27 अगस्त तक होगी और कागजात की जांच पड़ताल 28 अगस्त को की जाएगी। कागजात वापस लेने की तारीख 30 अगस्त तक रह सकती है और इस तरीके से 18 सितंबर को पहली वोटिंग जम्मू कश्मीर के अंदर होगी और 10 साल के वक्फे के बाद असेंबली का निफाज अमल में लाया जाएगा। 24 हल्के इंतखाबात के लिए कल जो है वो नोटिफिकेशन जारी की जाएगी और कल ही हतमी और फाइनल वोटर लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स की तरफ से बसाव कर दिया गया है। डिलिमिटेशन के बाद 83 से 90 असेंबली हल्के हैं और इन 90 असेंबली हल्कों के अंदर जब नई वोटर लिस्टें सामने आएंगी तो ये तादाद 83 लाख से बढ़कर 9 मिलियन तक चली जाएगी। इस तरीके की इतलात और खबरें जो वो सामने आ रही है। ताहम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर्स की तरफ से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। नोटिफिकेशन कल जारी होगी, कल ही हतमी वोटर लिस्ट भी जारी होगी। इस ज़िमन में इतलात और खबरों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कमर बस्ता है और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। पहली फरिस्त को लेकर जो 24 असेंबली हल्के इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन कल जारी कर दी जाएगी। असेंबली इंतखाबात के हवाले से बात हो रही है तो आपको बताते चलें कल के इंतज़ार यानी एक तरह से चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर कुल वोटर्स की जो तादाद है वो जो 90 लाख के आसपास जा रही है वो सारी चीज़ें आपके सामने आदाद शुमार के साथ आ जाएंगी। आगे बढ़ेंगे। जब इंतखाबात की बात हो रही है तो जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातें हम बार बार बता रहे हैं एक्टिविटीज़ काफ़ी और तेज़ कर रही हैं, खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं, कारकुनान को जो सीनियर रहनुमा है, क़यादत है वो इन्वॉल्व कर रही है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी ऐलान कर दिया है कि जैसे ही पहला नोटिफिकेशन यानी कल आएगा तो मुमकिन है कि परसों या उसके एक दिन बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त सामने आ जाए, क्योंकि इस बात की तस्दीक खुद पार्टी के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बात की गई। उनने कहा कि मौजूदा सूरत हाल के बीच पार्टी फिलहाल इंतजार कर रही है, 1-2 दिन और लगेंगे। पहला नोटिफिकेशन जो हमने बताया क्योंकि 20 तारीख ऑफिशियली है, फर्स्ट नोटिफिकेशन कल यानी मंगल को सामने आएगा तो उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस पहली उम्मीदवारों की फहरिस्त हो सकता है कि मरहलावार बुनियादों पर अलग और बावसूख जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बुधवार को पहली लिस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस की सामने आएगी और जहां तक बात इंतखाबी मुहिम की है तशहीर पहले दिन से जारी है। इस वक्त भी आज दिन में भी प्रोग्राम रैलियां तकारीब आप देखेंगे, लेकिन मुतअद्दिद इलाकों में कल शाम के बाद मजीद सरगर्मी आप देखेंगे जैसे ही ऑफिशियली फहरिस्त सामने आ जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़राए के मुताबिक पहली फहरिस्त में साबिक मेंबरान असेंबली समेत कुछ नए चेहरों को जगह दी जा रही है और पार्लिमानी बोर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल भी मुसलसल इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू की है और माना जा रहा है कि कल बाज़ाब्ता तौर पर बुधवार को बाज़ाब्ता तौर पर फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें पहली फहरिस्त के नामों का ऐलान भी किया जा सकता है। याद रखिएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही
मैदान में आ चुकी थी। इन्होंने पहले इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी का क़याम अमल में लाया, फिर जोनल कमेटियों को एक्टिवेट किया, डिस्ट्रिक्ट कमेटियों को एक्टिवेट किया और कुल मिलाकर अब बुधवार सबकी नजरें नेशनल कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर पर रहेंगी, जहां पर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है पार्टी जराये के मुताबिक और पहली 24 फहरिस्त लोगों की फहरिस्त जो है वो सामने आ सकती है। इस तरीके की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर से सामने आ रही है। बात चुनाव की हो रही है, नोटिफिकेशंस की हो रही है, तो फटाफट से एक और बड़ी और अहम खबर पर भी आते हैं। बात भारतीय जनता पार्टी की भी करते हैं, जिन्होंने मुसलसल कल मीटिंग्स का सिलसिला जारी रखा है और बीजेपी के हवाले से बड़ी खबर कि कल बीजेपी का अहम तरीन इजलास रात देर गए तक जारी रहा और उस अहम तरीन इजलास के दौरान कई अहम और बड़े फैसले लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबी दंगल को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, क्या कुछ करना है, इस ज़िम्मन में तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले असेंबली इलेक्शंस के अंदर बीजेपी अकेले मैदान में उतरेगी। हम ख्याल जमातें या दोस्त जमातों के साथ बिल्कुल भी इत्तेहाद नहीं होगा। मुकम्मल तौर पर तमाम निशस्तों पर उम्मीदवारों को खड़ा किया जाएगा और कल बीजेपी की जो मीटिंग रात देर गए तक बीजेपी हेडक्वार्टर पर जारी रही है, उसमें मुमकिना उम्मीदवारों के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया और माना जा रहा है कि आज ये सिलसिला दोबारा जारी रहेगा, जिसके बाद पहली फहरिस्त मरकजी पार्लिमानी बोर्ड बीजेपी को नई दिल्ली रवाना की जाएगी, जहां से वेट होने के बाद अनाउंसमेंट भी बहुत जल्द मुतवक्का है। याद रखिएगा कल तरुण चुग, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जी किशन रेड्डी और दीगर लीडर्स मुसलसल पार्टी हेडक्वार्टर पर रहे, जहां पर मुख्तलिफ लीडरों के साथ तबादला ख्याल भी किया गया और वहीं पर जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस के इंचार्ज जी किशन रेड्डी ने इस बात की वजाहत कर दी कि सियासत के अंदर जिस तरीके से बीजेपी ने पेनिट्रेट किया है जम्मू कश्मीर के अंदर, यह एक बड़ी कामयाबी है और जिस तरीके से खानदानी सियासत को लोकसभा के अंदर इख्तिताम किया है, उसी तरीके का माहौल असेंबली के अंदर भी दिखेगा और उन्हें पूरी उम्मीद है कि रिवायती तौर पर ये जो खानदानी सियासत चलाने की कोशिशें की जा रही है, इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा। वहीं पर यह भी इतलात और ख़बरें हैं कि बीजेपी जम्मू के साथ साथ कश्मीर के अंदर भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड, बीजेपी की कोर कमेटी और बीजेपी के अहम तरीन लीडर्स का इजलास रात देर गए तक जारी रहा और इजलास के अंदर मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग, भारतीय जनता पार्टी यूनियन टेरिटरी के सदर रविंदर रैना, आशीष सूद, इलेक्शन इंचार्ज डॉक्टर निर्मल सिंह और दीगर पार्टी के अहम तरीन लीडर जिनमें अशोक कौल, डॉक्टर नरिंदर सिंह और दीगर लीडर्स मौजूद थे, वो यहाँ पर मुसलसल मौजूद रहे और रात देर गए तक ये इजलास जम्मू के त्रिकुटा नगर में जारी रहा, जिस दौरान कई अहम और बुनियादी फैसले लिए गए हैं। डॉक्टर ताहिर चौधरी भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। इलेक्शन का बिगुल ऑफिशियली कल बजेगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कल आएगी, कल ही वोटरों की हतमी फहरिस्त भी सामने आएगी, लेकिन बड़ी बात ये कि इलेक्शन करने से पहले बीजेपी की मैराथन मीटिंग्स हुई है और तकरीबन 8-9 घंटे के इजलास के बाद इत्तला यह है कि कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा नामों पर भरोसा किया गया कि इन्हें मैदान दंगल में उतारा जाएगा पहले मरहले पर। क्या कुछ सूरत हाल है, क्या कुछ मीटिंग में हुआ और किस तरीके की हिकमत अमली तरतीब दी गई है? की बात है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार और एक देश की और दुनिया की पहली वाहिद पार्टी है जो हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। हमारे कार्यकर्ता, हमारी हाई कमांड, हमारा संगठन जिस तरह से काम करता है, हम लोग पूरी तरह से तैयार है और बड़े वेल सिस्टम के साथ हम पूरे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह मैं आपको ये चीज गारंटी के साथ बता दूं, इस बार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और पहली बार जम्मू कश्मीर के अवाम को एक वैसी सरकार मिलेगी जिसकी नीयत भी साफ होगी और जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए डेवलपमेंट को लेके, हर चीज को लेके हम आगे बढ़ेंगे। लोगों के जो छोटे छोटे मिसाइल्स पिछले 30 सालों से थे, जो बहुत सालों से जो लोग जिन चीजों से परेशान थे, उन चीजों से लोगों को निजात मिलेगी। डॉक्टर चौधरी साहब, इत्तलात ये भी है कि जो पार्टी ने इंटरनल सर्वे कराया था, उस सर्वे में और कल की मीटिंग में काफ़ी तजाद है, क्योंकि इत्तलात और ख़बर ये है कि सर्वे में साबिका मेंबरान असेंबलियों पर एतमाद बिल्कुल भी लोगों का नहीं था और मौजूदा दौर में नए चेहरों को सामने रखने की भी बात हो रही थी, लेकिन कल जिस तरीके की इत्तलात आई है कि मिक्स रेस्पॉन्स है, नए और पुराने चेहरों को एक साथ लाने की कोशिश की जा रही है। कब तक ये एक्सपेक्ट है कि पहली फहरिस्त के ऐलान किया जाएगा दिल्ली से?
देखिए गौर साहब, ये पार्टी का अंदरूनी मामला होता है। संगठन अपने तरीके पे देखता है, एक एक लीडर के ऊपर ध्यान दिया जाता है असेंबली में, और जो नए चेहरे हैं उन पे भी ध्यान रखा गया है बहुत लंबे टाइम से। तो चेंजेस तो हर पॉलिटिकल पार्टी में होती है, और चेंजेस का एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट भी होता है। उन चीजों को हाईकमांड देखेगी, और मुझे लगता है जो भी हाईकमांड का संदेश होगा, जिस कैंडिडेट पे हाईकमांड हाथ रखेगी, सारा संगठन उसके साथ चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की एक अपना भाईचारा है। डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब हम देखते हैं कि मिशन 55 और फिर कश्मीर जम्मू प्रोविंस की मैं बात करता हूं तो सिचुएशन आपके सामने है, 55 सीटें हैं नहीं, और फिर इसका मतलब कि आपने कश्मीर सूबे पर भी नजर रखी है। तो क्या कश्मीर सूबे में तमाम सीटों पर इंतखाबी दंगल में उम्मीदवारों को उतारा जाएगा या हम ख्याल जमातों के साथ होगा? क्योंकि कल कृष्ण रेड्डी साहब कह रहे थे कि नहीं जनाब, हम ख्याल जमातों के साथ बिल्कुल नहीं, हम अलहदा तौर ही चुनाव लड़ेंगे, बाद में देखेंगे क्या कुछ होता है। देखिए गौर साहब, आपको एक चीज क्लियर कर दूं, भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन में किसी के साथ अलायंस नहीं करेगी। हम पूरे जम्मू कश्मीर में अपने दमखम के ऊपर जंग लड़ेंगे, और बहुत अच्छे ढंग से हम इलेक्शंस लड़ेंगे, क्योंकि हमने ग्राउंड पे काम किया है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह हम लोग हवा में बात नहीं करते हैं, और पूरे जम्मू कश्मीर में पहली पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी होगी जो बहुत बड़े बहुमत के साथ इस असेंबली इलेक्शन में जीत के आ गई। 55+ का जो नारा दिया गया, इसकी इंजीनियरिंग कैसे होगी? देखिए जो एक टारगेट कार्यकर्ता को दिया जाता है पार्टी की तरफ से, उसको एक एनर्जी देने के लिए, बूस्ट करने के लिए दिया जाता है, ताकि जो कार्यकर्ता ग्राउंड पे हमारा काम करता है वो दमखम से काम करे, जोर लगा के काम करे। ये वो एक चीज होती है, और ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है काम करवाने का कार्यकर्ता से। और हमारे कार्यकर्ता चाहे कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हो, कश्मीर की गलियां हो, कश्मीर के मोहल्ले हो, चाहे जम्मू की बात करो, हर जगह हमारा कार्यकर्ता आज के टाइम पे काम कर रहा है। इसीलिए हम सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले 4 अक्टूबर को आपको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कहां पे स्टैंड कर रही है। बहुत शुक्रिया ताहिर चौधरी साहब ज्वाइन करने के लिए। ताहिर चौधरी बता रहे थे कि अपने दमखम पर सरकार होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना दावा, अपने दमखम पर सरकार होगी, और किस तरीके से ये मुकाबला होगा ये इंतहाई दिलचस्प है। 55+ नारा बीजेपी का, 50+ नेशनल कॉन्फ्रेंस, किस तरीके से आगे बढ़ेगा मामला, ये इंतहाई दंगल जो है वो दिलचस्प हो रही। इस बीच इतलात ये भी है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर आने जाने का सिलसिला भी शुरू हुआ। चौधरी जुल्फकार ने कल बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं पर इतलात ये है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस से कुछ लोग नाराज हैं, बाहर आए हैं। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के सीनियर लीडर्स ने इस्तीफे देना शुरू कर दिया है। तो इस बीच आने वाले दिनों में जो नई सियासत उभरेगी वो इंतहाई दिलचस्प होगी, और नए उम्मीदवारों के जो चेहरे सामने आएंगे वो किस तरीके से इस दंगल में मजीद गर्माहट पैदा करेगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। ये तो थी बीजेपी खीमे से बात, लेकिन फटाफट से जरा कांग्रेस के खीमे की बात भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि इतलात और खबर यह है कि नए सदर आज श्रीनगर पहुंचेंगे। तारिक हमीद करा और इस्तकबाल के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर दी गई है। बिल्कुल बड़े पैमाने पर तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं, और बड़ी बात यह है कि मौजूदा वक्त में कांग्रेस भी बाकी जमातों के साथ तैयार है, लेकिन आज पार्टी की क़यादत नए सदर के हाथ में है। यहां से आगे हिकमत अमली कैसे तरतीब दी जाएगी, इस पर तबादला ख्याल होगा। जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर खवातीन विंग की इंचार्ज और बड़ी जिम्मेदारी जिनको सौंपी गई है, अलका लांबा जो कल और परसों तकारीब का एहतमाम कर चुकी है, जिनने खवातीन विंग को एक्टिव मोड में लाने की कोशिशें की हैं। वहीं तारिक हमीद कर्रा पार्टी के सरबराह बनने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर आज से जिम्मेदारी न सिर्फ ऑफिशियली उन्होंने कल से संभाल ली है, बल्कि अब जाकर आज पहली मुलाकात उनकी श्रीनगर के अंदर होगी। और खबर यह है कि पार्टी के दफ्तर में आज सुबह 11 बजे श्रीनगर के जो पार्टी का नया दफ्तर 2 बरस कबल बना, उसमें पार्टी लीडरान से मुलाकात होगी। वहां इस्तकबाल के लिए तैयारियां की गई है, और पार्टी के वर्कर्स से खिताब भी एक तकरीब के जरिए आज करने वाले हैं। आज ये दिन में प्रोग्राम रहेगा। कल तकरीबन 12 बजे के आसपास इतलात ये हैं कि पार्टी लीडर्स और जो वर्कर्स हैं उनकी जानिब से भी बाज़ाब्ता तौर पर उनके इस्तकबाल के लिए तैयारियां की गई। ये वो खत आपके सामने जिसके जरिए पार्टी क़यादत ने उनको जिम्मेदारी सौंपी। वकार रसूल वानी को हटाकर इनको जम्मू कश्मीर के अंदर उस वक्त कमान पार्टी की थमान दी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी या दीगर इलाकाई जमातें अपनी जगह तैयारियों में मसरूफ थी, और कांग्रेस इस कश्मकश में थी कि पार्टी किन उम्मीदवारों को कहां से उतारेगी। लेकिन पार्टी क़यादत पर भी विद इन पार्टी ग्रुप सवालात उठते रहे। उस दौरान उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। आज ये पहली मुलाकात होगी ऑफिशियली उनके सदर बनने के बाद, और इतलात ये हैं कि आज और कल न सिर्फ उनके इस्तकबाल, तकारीब से खिताब, बल्कि पार्टी मोड को, पार्टी कार्यकर्ताओं को, वर्कर्स को एक्टिव मोड में लाने की
पहली कोशिश उनकी जानिब से होगी और बहुत हद तक चीजें बॉडी लैंग्वेज पे भी डिपेंड करेंगी। पार्टी की हिकमत अमली क्या रहेगी, आज के बयानात बहुत तक ये चीजें वाजे करेंगे। और कल भी एक अहम तकरीब रखी गई है क्योंकि कल नोटिफिकेशन भी जारी होगा, उसके साथ साथ हो सकता है कि फहरिस्त भी पहली उम्मीदवारों के सामने आ जाए। जहां आज 11 बजे पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर पर अहम तरीन इजलास होगा और पार्टी वर्कर्स कल रात देर गए से जेकेपीसी दफ्तर को सजाने की तैयारियों में थे। और इतलात और खबरें ये है कि एयरपोर्ट से बाज़ाब्ता तौर पर कारों के काफिले में तारिक हमीद करा को पीसीसी के सदर दफ्तर लाया जाएगा, जहां पर पार्टी के दीगर लीडरान भी मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ से इतला यह है कि कल आज श्रीनगर के अंदर और कल जम्मू के अंदर जो शहीदी चौक के अंदर उनका दफ्तर है वहां पर भी एक इस्तकबालिया तकरीब होगी और दोनों तरफ से पार्टी कार्डर को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। यानी कुल मिलाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्टिव मोड में है, कांग्रेस को हम एक्टिव मोड में देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को एक्टिव मोड में देख रहे हैं और खबर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, जहां पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की सरबराही में इजलासों का सिलसिला लगातार जारी है। वहां पर भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर एक हतमी लाहेअमल खींचकर उम्मीदवारों को सामने रखा जा सकता है। इधर पार्टी जरायूं की अगर हम बात को सही माने, नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर कांग्रेस, पीडीपी और दीगर जमातों की बातों को अगर हम सही माने तो इतिहाद की भी तैयारियां हो रही हैं। क्या वो इतिहाद वाकईतन बनेगा, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आपको पल पल का अपडेट हम सियासी मैदान से जरूर बताते रहेंगे। फिलहाल यहां पर वक्त हो गया जी इस वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे, खबर तजिया और तबसरा जारी रहेगा और मंशियात मुखालिफ जो बड़ा जंग है उस पर भी हमारी नजर रहेगी। बने रहेगा हमारे साथ छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।